हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर टेट पेट की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एजुकेशनल कंटेंट साझे किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जॉब ग्रैबर्स के सीक्रेट को भी जानेंगे। तो दोस्तों, आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि जॉब ग्रैबर्स का क्या कुछ सीक्रेट होता है। बहरहाल अब जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसके लिए जिसने रजिस्ट्रेशन आवेदन कर लिया है वो भाग्यशाली है और उसको बम्पर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले हों, चाहे टेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों, सबको एक साथ पढ़ाई करनी है, एक मानकर पढ़ाई करनी है। और दो दो हाथों में लड्डू हैं। किसके? जिसने बीएड बीटीसी कर रखा है, क्योंकि वो टेट में, सुपर टेट में, पेट में, सब में पार्टिसिपेट करेगा, एडेड जूनियर में पार्टिसिपेट करेगा। और बीएड वालों की तो बल्ले बल्ले है, टीजीटी पीजीटी भी जाएंगे। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी इस साल आने वाली हैं। तो दोस्तों, अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, एकाधिकार का अभाव या मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन। तो अगर मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखूं दोस्तों, तो इसकी सबसे बड़ी खामी या सबसे बड़ी विशेषता देखें तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। खुद के मालिक होते हैं, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके ये निजी मालिक होते हैं, निजी स्वामित्व होता है। इसी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब मानी जाती है, क्योंकि इसमें मोनोपोली हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है और यहाँ पर शोषण भी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी पूंजीवादी का मिश्रण है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? डायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है? उपहार कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, संपदा शुल्क। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जो आपका बिक्री कर है ये आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगर आप चॉकलेट लेते हो, टॉफ़ी लेते हो, बिस्किट लेते हो, नमकीन लेते हो, तो बहुत सारे टैक्सेस ऐसे भी रहते हैं जो इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, और वो आपको दिखते नहीं हैं, इनडायरेक्टली आपसे वसूले जाते हैं। तो ये क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनडीपी बनाता है कीमत स्तर का सूचकांक, भौतिक गुणता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या जीवन स्तर सूचकांक। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म जिसको मालूम है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसका सही आंसर मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। यूएनडीपी बनाता क्या है? मानव विकास सूचकांक। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजकोषीय नीति से आशय क्या है दोस्तों? आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, सरकारी क्रय, व्यय और ऋण, सरकार द्वारा विदेशों से ऋण या केंद्रीय सरकार द्वारा अपने राजस्व को राज्यों से बांटना। तो चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट का मतलब है सरकारी कर, व्यय और ऋण। यही है राजकोषीय नीति। अगला है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप कौन देता है? समाचार पत्र देता है कि संसद देता है कि प्रभावक समूह देता है कि जनसभाएं? तो पांचवें का जो सही जवाब है दोस्तों ये संसद है। लोकतंत्र में अगर जनमत को आधिकारिक स्वरूप मिलता है तो वो संसद के माध्यम से मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की विदेशी नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय हित, परस्पर निर्भरता, सांस्कृतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां। तो छठे क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों ये परस्पर निर्भरता। ये कौन सा किसी देश की विदेशी नीति का निर्धारक तत्व? ये नहीं होता है, परस्पर निर्भरता। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता। चलिए अगला है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? मतलब सबकी सहमति से, यहाँ पर निर्विरोध जिसको कहते हैं,
ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए 9वां क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी। तो एकदम फ्लैट ही कर दिया इस क्वेश्चन को। 9वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। इसमें संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, ठीक है, अपनाया था भारतीय संविधान को। अब चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? संसद में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। बहुत ही बढ़िया फंसाया है इसमें। 10वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। किसमें? हाई कोर्ट में। 10वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह है वो विफल क्यों रहा था? अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, कि अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, कि आयोजन और नेतृत्व का अभाव रहा, कि यह असमयिक था, मतलब ये टाइम बाउंड नहीं था, अच्छे तरीके से टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ये दोस्तों आयोजन और नेतृत्व के अभाव के चलते 1857 का विद्रोह असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो 12वें का जो सही जवाब है दोस्तों वो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की रचना है। फिर है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एनी बेसेंट हैं, महादेव रनाडे हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक होगा। गणपति महोत्सव जो शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे को दोस्तों बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है किस विजय के बाद। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया और गुजरात विजय के बाद। फिर है, प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो प्रांतों में द्विराज लागू किया गया, द्वैध शासन जिसको कह लें। 15वें का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भौचक्के रहते हैं, 1935 को लगा देते हैं, गलत हो जाता है, फिर पछताते हुए घर चले आते हैं। तो प्रांतों में द्विराज लागू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार का विशालतम मरुस्थल पूछा है, गोबी है, सहारा है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है या अरेबियन मरुस्थल है? तो 16वां क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारा। कौन सा है? सहारा। संसार का विशालतम मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और किसी सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है? जहाँ चौड़ाई ज़्यादा हो, वेग अधिक हो, नदी समुद्र में मिलती हो या गहराई ज़्यादा हो? तो 17वें क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम वहाँ होती है जहाँ पर वेग अधिक हो। कहाँ पर? जहाँ पर वेग अधिक हो वहाँ अपरदन कम होगा। दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई वेग अधिक होगा तो अपरदन ज़्यादा होगा, दिखता ऐसा है, होता नहीं है। नदी समुद्र में मिलेगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कटाव होगा, गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पे कटाव होगा, अपरदन की दर ज़्यादा चौड़ाई होगी वहाँ पे अपरदन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन लेते हैं। सह्याद्री किससे संबंधित है? सह्याद्री, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट से, चक्रवात के जोखिम से या वर्षावाही पवन से या हिमालय की चोटी से? तो दोस्तों सह्याद्री ये संबंधित है पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? हिमाचल प्रदेश शिलांग, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर संबंधित राज्य और उनकी राजधानियां हैं। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग नहीं है, ये मेघालय की राजधानी है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब सही हैं, तो यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या तीनों प्रकार की ऊर्जा का संयोजन?
तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें सभी जो द्रव चालित ऊर्जा, गतिज, स्थितिज, ये सभी का संयोजन होता है समुद्र की लहरों में। ठीक है, अगला है विकसित भ्रूण के प्रसार को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रसव, गर्भपात, अंड निक्षेपण या अंडोत्सर्ग। तो दोस्तों 21वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विकसित भ्रूण के प्रसार को वैज्ञानिक रूप से प्रसव कहा गया है। ठीक है, प्रसव। फिर है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है पीयूष ग्रंथि से, अवट ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, वृषण से। तो 22वें का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अवट ग्रंथि से। अवट ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस, बिना एंजाइम का पाचक रस पित्त है, लार है, आंत्र रस है, आमाशय रस है। तो 23वें का सही जवाब है पित्त। बिना एंजाइम वाला पाचक रस क्या है? ये डाइजेस्टिव जूस है, पित्त। फिर है बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी में होगी? खनिज, प्रकाश, जल, ताप। तो 24वें का जो सही है दोस्तों वो जल है। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता, बिना जल के सब कुछ सूना है दोस्तों, बिना जल के कुछ होगा ही नहीं। अगला है पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं लवण मृदोद्भिद, वातोद्भिद या बालुकोद्भिद या शैलोद्भिद। तो दोस्तों जिसको हिंदी आती होगी, संस्कृत आती होगी, लहा ले गया होगा, तो पत्थरों और चट्टानों में शैलोद्भिद ये पौधे कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रैबर्स के मैं सीक्रेट को साझा करूँगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में ही सीक्रेट मिल गया होगा। रेगरस प्रैक्टिस ही ग्रैबर्स का, जो एग्ज़ाम ग्रैबर्स हैं, मतलब जो एग्ज़ाम को चुरा लेते हैं या जॉब को चुरा लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे, जितना ज़्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स थियरी में अपना वक्त व्यतीत करते हैं। वनडे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 100, 200, 300, 400, 500, जितना मन करे उतना क्वेश्चन रोज़ पेंसिल उठाओ और इसके बाद इरेजर उठाओ, सीधे से बुक्स लो और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चले जाओ। क्या करो, बुक उठा लो और इसके बाद एक कॉपी उठा लो, रफ कॉपी, और 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लिया और 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर लिया, ऑप्शन को रखते गए और लास्ट में आंसर सीट को चेकआउट कर लिए, प्रैक्टिस किए। और जो क्वेश्चन वहाँ से मिस्टेक हुआ, आपका गलत हुआ, उसके लिए सेपरेट एक क्या किया, एक नोटबुक बना लिया, एक नोट्स बना लिया। दोस्तों अगर देखिए कचड़ा आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कचड़ा का मतलब क्या है कि अब ABCD आप पढ़ने जुट गए। ABCD इन एसेंस कि आप बहुत नॉर्मल सी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। भाई वो तो आपके भेजे में पहले से ही डली हुई हैं, तो वही क्वेश्चन को आपको लिखना है, उसी को नोट्स में डालना है जो आपने गलत किया है। तो वो आपको पैनिक क्रिएट किया होगा और वही अगर आप रिवाइज करोगे तो वही आपको सफलता की बुनियाद बनेगा। तो यही तरीका है दोस्तों वनडे के लिए। ये टेट वगैरह है, पिट है, सुपर टेट है, ये चुटकियों का खेल है दोस्तों। 2-4 हज़ार 5 हज़ार क्वेश्चन आप लगा लीजिए। एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा और टेट वगैरह के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सुपर टेट का पेपर होगा, आधा पेपर अभी से फंसा वहाँ पे रखा है। एग्ज़ाम धुन के जितने भी यूट्यूब के वीडियो हैं सारी के सारे आप चेकआउट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रैक्टिस करवा दिए हैं यही आपको छपके मिलेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। जो प्रैक्टिस कर लिया बंदे ने, बम्फर प्रैक्टिस कर लिया है, जितने 2-4 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पर हैं ही नहीं क्वेश्चन, 5 हज़ार प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न ही नहीं बने हैं। ठीक है, वनडे के लिए ये कोई PCS IAS का एग्ज़ाम नहीं है, टीचर का एग्ज़ाम है, पिट का एग्ज़ाम है, समूह की भर्तियां हैं, कितना डीप में जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों यही है जॉब ग्रैपर्स का सीक्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और जिस पैटर्न पे मैंने बताया है उसी तरीके से आप तैयारी करते रहोगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, इस वजह से मैं फटाफट इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों हम इसके संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना ही आत्मा है संविधान की।
ठीक है। तो लोकतंत्र के आदर्श कहाँ पर देखा जा सकते हैं? प्रस्तावना में ही पूरा संविधान समाहित है। फिर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति ही करता है। बहुत सारी अपॉइंटमेंट करता है ये दोस्तों, तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर डी है। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 40, आर्टिकल जो 40 है ग्राम पंचायत गठन के लिए है। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो महान्यायवादी की दोस्तों बात करें तो ये भारत का कोई भी विधि न्यायालय है वहाँ पर भारत के महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। फिर है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर थी, मदुरई थी, उरैयूर थी या कावेरी पूमपट्टिनम थी? तो पांचवें का जो सही जवाब है ये उरैयूर थी, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी। फिर है नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों को वंशों के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। तो छठे क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी बात करें तो सबसे पहले गुलाम आए हैं। गुलाम से ही तो ये दिल्ली सल्तनत बनी थी। गुलामों का एक प्रकार से झुंड है। तो पहले गुलाम हुए, फिर खिलजी हुए, फिर तुगलक हुए, लास्ट में सैयद वंश के संस्थापक खिज्र थे और तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग रटते रहा करें। चलिए, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? उत्पादन की बात हुई है प्रोडक्शन की, तो यह प्राथमिक क्षेत्र होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा। मांग का नियम किस पर आधारित है? पूर्तकार की प्राथमिकता पर कि उपभोक्ता की प्राथमिकता पर? दोस्तों मांग का नियम ये कंज्यूमर की प्रायोरिटी क्या है, उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या है, उस पर यह आधारित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी गणना की विधि नहीं है? दोस्तों देखते हैं 9वें क्वेश्चन का सही जवाब। 9वें क्वेश्चन का बचत उपागम, अतिरिक्त मूल्य उपागम, आय उपागम या व्यय उपागम? तो 9वें का जो सही जवाब है दोस्तों बचत उपागम। 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है बचत उपागम होगा। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही दूंगा आपको दोस्तों। ये सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन लेते हैं। वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है और उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? अंतर्निहित लागतें, प्रतिस्थापन लागतें या सुव्यक्त लागतें या मौलिक लागतें? बढ़िया है भाई, कॉम्प्लिकेटेड है। ये अंतर्निहित लागतें हैं दोस्तों। 12वां लेंगे। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये गांधी ही कह सकते हैं। 13वां है, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लेना। मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो दोस्तों 14वां का सही जवाब है बेरिंग जलडमरू के द्वारा। 15वां है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके माध्यम से नियंत्रित होता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन या यहाँ पर देखें दोस्तों ऑक्सिन या जिबरेलिन? तो दोस्तों 15वें का जो सही जवाब है ऑक्सिन है। ऑक्सिन के द्वारा ही दोस्तों प्रकाशनुवर्ती संचलन इसके द्वारा नियंत्रित होता है। फिर है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? अंडाशय में, पीयूष में, स्तन ग्रंथि में या प्लेसेंटा में? बहुत बढ़िया सा है, और ये पीयूष ग्रंथि में। दुग्ध जनित हार्मोन का स्राव कहाँ पे होगा? पीयूष ग्रंथि में। फिर वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? शैवाल है, बैक्टीरिया है, लाइकेन है, फंजाई है? तो 17वें को मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, ये लाइकेन है दोस्तों, लाइकेन। फिर है मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दे, फेफड़े, हृदय, यकृत? तो 18वें का सही जवाब है गुर्दे।
गुर्दे, ठीक है दोस्तों, गुर्दे। फिर है स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? फंजाई, ब्रायोफाइट, शैवाल या लाइकेन? तो 19वें का सही जवाब है शैवाल, शैवाल। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? सूरत में, अहमदाबाद में, मुसलीपट्टनम में या पुलिकीट में? तो 20वें का सही जवाब है मुसलीपट्टनम में, डच का, ठीक है। फिर है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस, मैकॉर्टनी या एल्फिंस्टोन? तो 21वें का सही जवाब है थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? मुसोलिनी, मैजीनी, केवूर या गेरिबाल्डी? तो 22वें का जो सही जवाब है मुसोलिनी है दोस्तों, मुसोलिनी। 23वां है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम दोस्तों हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। फिर है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर, सिंडर, शंकु या उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र? तो 24वें का सही जवाब है क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो शीत शीतोष्ण घास स्थल उनको पंपास कहा जाता है। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस किए हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।